हाय दोस्तों, मैं सुदाइश बघेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 में मैथ्स में सबसे पहले हम जो चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है परिमेय संख्याएं। अब इसमें सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। संख्याओं के कई प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या, जो आप बचपन में पढ़ चुके हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन सबको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में शून्य और धन पूर्णांक संख्याओं का समावेश होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तीसरे नंबर पे जो आती है आपकी पूर्णांक संख्या, इसे भी आप पढ़ चुके हैं। पूर्णांक संख्याओं में आपका ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक संख्याओं का समावेश होता है। फिर धनात्मक संख्या जो जैसे 6, 5, 78, 800 अनंत तक बहुत सारी लेट्स ऑफ, तो ये सब संख्याएं कैसी होती हैं, जो धन पूर्णांक कही जाती हैं। ऋणात्मक संख्या में होता है कि जिस भी अंक के आगे इस माइनस का चिन्ह लगा होता है वो सब ऋणात्मक मानी जाती है। और धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर ही आपकी पूर्ण संख्या बनती है। देखिए, कक्षा 8 में आपको जो पढ़ना है वो है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन होती है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर तब P और Q स्वरूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 6/9, -3/5, -2/5। तो ये जो आपकी हैं ये धन पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये जो हैं ये आपकी ऋण पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब एक उदाहरण अपने देखते हैं कि 7, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? 7 को अगर हम 7/1 लिखकर दर्शाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या को अगर हम PQ स्वरूप में दर्शाते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो 7 को हम 7 के बटे में 1 लिख दें तो 7 का 7 ही रहता है, लेकिन उसको हम PQ स्वरूप में लिखते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। फिर 6/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे पाते हैं, उसका उत्तर हमको मिलता नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या में कभी भी हर जो होता है वो शून्य नहीं होता है। इसलिए किसी भी संख्या के हर में यदि शून्य आता है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती नहीं है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन किसी भी संख्या के हर में यदि शून्य आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। एक उदाहरण के तौर पर हम अगला उदाहरण देखते हैं। 2.4, यह भी परिमेय संख्या है। दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं? 2.4 को अगर हम भिन्न स्वरूप में परिवर्तित करते हैं तो क्या बन जाता है? वो 24/7। इस प्रकार 0 में भी है। 0 को अगर यदि हमें लिखना हो PQ स्वरूप में तो हम 0/1 लिखेंगे। तो इस प्रकार शून्य भी क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या के जो गुणधर्म होते हैं वो 4 चीज़ों के ऊपर आधार रखते हैं। अब इसके गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला गुणधर्म है आपका सवृत्त गुणधर्म। सवृत्त गुणधर्म में कैसा होता है कि 2 पूर्णांकों को आप जोड़ते हैं तो उसका उत्तर भी पूर्णांक संख्या ही आता है। जैसे 6 में अगर आपने 4 जोड़ा तो उसका उत्तर 10 आया, मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये इसके अंदर भी आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग है। ये हम देखेंगे कि क्या ये इसमें काम करता है या नहीं करता है। तो पहला हम लेंगे योग। योग मीन्स जोड़। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया 2/4 + 6/4 बराबर 2 धन 6 यानी 8/4। यहाँ पर हर हमने सामान लिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा जो है, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि समृद्ध का जो गुणधर्म है परिमेय संख्या में वो जोड़ के लिए सही साबित होता है। यहाँ पर ये काम करता है घटाना। 2 परिमेय संख्याओं का घटाव हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। यहाँ पर हमने लिया है 6/4 -3/4। 6 में से 3 हम घटाएंगे तो 3 आया। और यहाँ भी समृद्ध का जो गुणधर्म है वो घटाव के लिए काम करता है।
अब हम गुणे में देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। अच्छा, दो यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है 2/4 गुणे 1/5 बराबर 2 एकम 2 और 4 पंचे 20। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि समृद्ध का गुणधर्म जो है वो गुणा के लिए काम करता है। अब भाग में हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का भाग अगर विभाजन हम करते हैं तो क्या परिमेय संख्या आता है? तो नहीं आता है। जैसे हमने देखा परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। अब 2/5 भागे 4/5 हमने इसको किया, 1/5 परिमेय संख्या आया, लेकिन किस में? जब सिंपल होता है तब इसका गुणधर्म मिलता है, लेकिन परंतु यदि इन दोनों में से कोई भी संख्या में एक शून्य होगी तो वो उत्तर नहीं आता है। मतलब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो ये काम करता है, लेकिन अगर किसी परिमेय संख्या को शून्य से हम भाग देते हैं तो इसका उत्तर मिलता नहीं है। अर्थात इन सब उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि ये जो गुणधर्म है समृद्ध का, ये जोड़ घटाव और गुणा में काम करता है, परंतु भाग में काम करता नहीं है। अब दूसरा जो हमारा गुणधर्म है वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में है कि a धन b बराबर b धन a। मतलब अगर आप स्थान अंकों का स्थान बदलते हैं तो भी उत्तर आपका वही आता है। जैसे यहाँ पर हमने 4 धन 3 में जोड़ा तो 7 आया, यहाँ पर हम 3 में 4 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है। अब हम ये सिद्ध कर रहे हैं, इसमें देखते हैं करके कि क्या जोड़ में इसका गुणधर्म काम करता है। तो जोड़ में इसका गुणधर्म काम करता है। कैसे काम करता है? तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ का स्थान बदलने पर हमेशा क्या आता है? परिमेय संख्या ही आती है। जैसे 2/4 धन 1/4 लिया, इनको जोड़ा हमने तो उत्तर आता है इसका 3/4। इसका उल्टा करते हैं हम, 1/4 धन 2/4 करते हैं तो भी इसका उत्तर 3/4 ही आता है। मतलब क्रम विनिमयता में योग जो है वो काम करता है। घटाओं में हम क्रम विनिमयता का घटाव नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? तो देखिए 6/5 माइनस 5/5, हम 6 में से 5 घटाए 1/5 आया। यहाँ पर अब हम इसका उल्टा करते हैं, 5/5 माइनस 6/5। अगर हमने यहाँ पर क्रम का स्थान बदला है तो उत्तर इसका 1/5 तो आता है, लेकिन कैसा आता है? ऋण में आता है। तो ये 1/5 है, लेकिन ये माइनस 1/5 है, इसलिए ये यहाँ पर काम करेगा नहीं। गुणे में हम देखते हैं क्रम विनिमयता काम करती है। तो दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर उसका उत्तर बराबर ही आता है। अब ये देखें कि 2/5 गुणे 1/5 बराबर 2 एकम 2 5 आम 25 आया। अब इसका उल्टा करते हैं हम, 1/5 गुणे 2/5 बराबर, इनका करेंगे तो भी 2/25 आया। अब ये धन है, हम इसको ऋण में लेके देख लेते हैं कि 2/5 गुणे -4/5 को करते हैं तो -8/25 आता है। यहाँ भी ऐसा ही -4/5 को आगे रख के गुणे 2/5 करा तो -8/5। मतलब गुणा जो है वो धन और ऋण दोनों में ये क्रम विनिमयता का जो नियम है वो काम करता है। अब इसको हम भाग में देखते हैं। भाग में ये काम नहीं करता। कैसे नहीं करता? तो 6/4 भागे 5/4 बराबर 5/4 भागे 6/4। इसका उत्तर जो होता है वो समान नहीं आएगा। इस पर से ये सिद्ध होता है कि क्रम विनिमयता योग और गुणा में काम करती है और लेकिन घटाव और भाग में काम करती नहीं है। अब इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे, साहचर्यता का। साहचर्य में कैसा होता है कि किन्हीं दो संख्याओं को आप जोड़ें, फिर बाद में तीसरी संख्या जोड़ें, या पहले पीछे से दो संख्याएं जोड़ें, फिर एक संख्या को एक में दोनों संख्याओं का जोड़ दें। जैसे हम उदाहरण देखें कि 2 धन 3 धन 4, हमने यहाँ 2 लिया 3 लिया 4 लिया, तो पहले हम 2 और 3 को प्लस कर रहे हैं, फिर इनमें जिस 4 को प्लस कर रहे उत्तर 9 आ रहा है। यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ कर रहे हैं, उसके बाद में हम पहली संख्या को जोड़ रहे हैं तो भी उसका उत्तर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि पहली और दूसरी संख्याओं को जोड़कर अगर तीसरी संख्या जोड़ें या पहली संख्या में दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ें फिर भी दोनों का उत्तर समान ही आता है। अब इसके गुणधर्म को हम ये देखते हैं कि क्या योग में ये काम करता है। तो 2/5 धन 3/5 धन 6/5 हम इसको जोड़ते हैं
तो ये 2 - 3 5/5 हुआ, ये प्लस 6/5, उत्तर आया 11/5। यहाँ पर 2/5 धन 3/5 प्लस 6/5, तो 2/5 धन 9/5 हुआ। यहाँ भी 11/5 आया, यहाँ भी 11/5 आया। मतलब परिमेय संख्याओं में भी साक्षरता में योग का जो नियम है वो क्या करता है, काम करता है। अब इस चीज़ को हम घटाओं में लेते हैं। घटाओं में ये काम नहीं करता, क्यों? देखिए 6/7 माइनस 5/7 माइनस 2/7, इस 6 में से 5 गया तो 1/7 आया, ये -2/7। अब इसका उत्तर आपका आता है -3/7। यहाँ पर देखेंगे तो ये आता है 3/7, ये ऋण है, ये धन है। इसका मतलब ये है कि ये घटाओं में काम करता नहीं है। गुणा में इसका परिमेय संख्या में साक्षरता का नियम काम करता है। तो देखें 2/3 गुणे 1/2 गुणे 3/4, इन दोनों का हमने गुणा करा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 गुणे 3/4। अब इनका गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। यहाँ पर हम देखते हैं 2/3 गुणे 3 इनका गुणा करा, 1 × 3 = 3, 2 × 4 = 8, इनका गुणा करें हम 2 × 3 = 6, 3 × 8 = 24, दोनों का उत्तर बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये काम करता है, साक्षरता का जो नियम है वो गुणे में काम करता है। विभाजन में हम देखें, विभाजन में ये होता है A/B/C बराबर, इन दोनों के उत्तर जो हैं वो बराबर नहीं आते हैं, इसलिए विभाजन में साक्षरता का जो नियम है वो काम करता नहीं है। अर्थात इन उदाहरणों से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि भाई साक्षरता गुणधर्म का जो योग है वो योग गुणा में चलता है, लेकिन घटाव और भाग में चलता नहीं है। अब चौथा जो हमारा नियम है वो वितरकता का गुण है। वितरकता में कैसा होता है, 4 x धन 6, इसका मतलब ये हुआ कि 4 को आपको x से भी गुणा करना है और 4 को आपको 6 से भी गुणा करना है। बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे तो आया 4x धन 24। ऐसे ही हम इसको योग में देखेंगे, क्या योग में ये काम करता है, 1/2 3/4 धन 2/3, तो 1/2 गुणे 3/4 धन 1/2। घटाओं में भी है, तो वितरकता का जो नियम है वो योग और घटाव दोनों में काम करता है। अब हम आते हैं कि व्युत्क्रम, योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का मतलब होता है सीधी सादी अपनी भाषा विरोधी, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है विलोम। पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। 6/11 इसका विरोधी हमको करना है, तो क्या बन जाएगा, -6/11, और -2/3 जो है उसका विरोधी आपको करना है, तो 2/। विरोधी में होता क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलने होते हैं। अगर धन है तो ऋण बनाइए, ऋण है तो धन बनाइए, और संख्या वैसी की वैसी रहेगी, दूसरा आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको चिन्ह ही बदलना है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर चीज़ नहीं करनी है। तो बस आपको सिर्फ ये करना है कि प्लस है तो माइनस करें, माइनस है तो प्लस है, और जैसा है वो वैसा का वैसा ही लिखें। विलोम में क्या होता है, विलोम में इसका उल्टा होता है, 7/5। तो ऊपर अंश और हर को आपको बदल देना है, 5/7 हो गया। माइनस की संख्या हो या प्लस की हो उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आप संख्या को पलट दें। -4/6 का विलोम जैसे हो जाएगा -6/4। विलोम और विरोधी में बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। तकलीफ ये होती है कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ हम चिन्ह बदले, कहाँ। विलोम में ये कि हमेशा आप संख्या को उल्टा कर दें, बदल दें, लेकिन चिन्ह वही का वही रहता है। माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। और विरोधी में ऐसा होता है कि सिर्फ चिन्ह बदलना होता है, संख्या नहीं बदलनी होती। अब हम देखें शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका बहुत महत्व रखती है। आप सबको पता होगा कि शून्य की खोज जो है वो हमारे भारत देश में हुई थी, आर्यभट्ट जी ने करी थी। तो शून्य में ऐसा है कि 0 2 धन 0, यानी 2 में किसी भी संख्या में आप शून्य जोड़ें या शून्य में कोई संख्या जोड़ें, उत्तर वही का वही आना है। फिर वो अगर वो प्लस हो या माइनस हो, तो शून्य जो है वो जोड़ के लिए कैसी संख्या मानी जाती, तटस्थ संख्या मानी जाती है। अब एक की भूमिका की बात करें तो किसी भी संख्या या किसी भी अंक में आप 1 का गुणा करें, या 1 में आप किसी भी संख्या किसी भी अंक का गुणा करें, उत्तर वही का वही आना हो, भले वो माइनस हो तो माइनस में उत्तर आएगा, प्लस है तो प्लस में उत्तर आएगा, लेकिन संख्या जो है वो वही की वही रहेगी। यानी गुणा के लिए तटस्थ संख्या जो है वो 1 मानी जाती है। अब तटस्थ संख्या का मतलब ये है कि तटस्थ संख्या
ऐसी संख्या होती है जिसके होने से संख्या के मूल वैल्यू में कोई कमी भी नहीं होती, वो जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है, इसलिए उन्हें तटस्थ संख्या बोला जाता है। अब हम संख्या रेखा को, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। कैसे? संख्या रेखा जनरली हमने संख्या रेखा कक्षा 6 में पढ़ी हुई है। संख्या रेखा पढ़ने में एक ही ये हमने करा, ये संख्या रेखा बनाई, इसमें बीच में हम 0 ले लेते हैं। शून्य के जो हमेशा दाईं ओर होती है वो कैसी संख्याएं आती हैं? धनात्मक आती हैं। और शून्य के बाईं ओर कैसी संख्याएं आती हैं? ऋणात्मक आती हैं। ये तो हमको पता है, हम सब पढ़ चुके हैं। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे 2/5 हमको इस पर दर्शाना है। ज़्यादातर आपने कक्षा 6 में पढ़ा कि भाई 1 बता दिया, तो आपने जैसे मान लो आपको बोल दिया भाई 1 बता दो, तो ये बता दिया। 5 दर्शा दो, -4 दर्शा दिया। 5 कहाँ है? 13 दर्शा दिया। इस तरह से हम करते थे। लेकिन अब आपको परिमेय संख्या को दर्शाना है, तो हमको पहले ये डिसाइड करना है कि ये किससे और किसके बीच में आती है। देखा जाए सर बच्चों, तो ये अपूर्णांक 2/5 अगर आपको नहीं आता है तो भाग करके निकाल लीजिए। 0.4 आता है, मतलब ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, इसलिए किस में आएगी? 0 और 1 के बीच में। अब ये धन पूर्णांक है, इसलिए हमको शून्य के दाईं ओर की ज़रूरत है, तो हम संख्या बनाएंगे और 0 से 1 ले लेंगे। इनके बीच में यहाँ हर में कितना दिया है? 5, तो हम कितने भाग करेंगे? 5। हर में जितना दिया हो उतने भाग आपको करने, यानी 5वें नंबर पे आपका जो है वो 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5, 5वें नंबर 5 भाग करने, जितना हर में दिया हो उतने ही भाग करने आपको। 5 दिया है तो 5वें नंबर पे आपका 1 आना चाहिए। अगर 2/6 होता तो छठे भाग पे आपका 1 आना चाहिए था। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर सबके बटे में क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। अब हमको 2/5 दर्शाना है, तो ये हमारा 2/5 यहाँ पर हमने, आप ऐसा भी कर दे तो भी चलेगा, और अगर आपको ऐसा राउंड ऑफ करना है तो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से ये रहा 1 सही 3/4। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 जो है वो क्या है? पूरा है, और 3/4 जो क्या है? अपूर्णांक। लेकिन 1 तो पूरा है, इसलिए ये किसके किसके बीच में आएगी? इसलिए ये 1 से 2 के बीच में आएगी। यही संख्या यदि ऋण होती बराबर, तो ये किस में आती? -1 और -2 के बीच में आती। ये प्लस है, इसलिए किस तरफ आएगी? शून्य के दाईं ओर आएगी। और अगर ये ऋण होती तो शून्य के बाईं ओर आती, इस तरफ आती शून्य के। अब ये 1 और 2 के बीच में आएगी, तो हम संख्या रेखा किस में बनाएंगे? 1 और 2 के बीच में बनाएंगे। कितना है नीचे? यहाँ बटे में, हर में 4 है, हम इसके कितने भाग करेंगे? 4, यानी चौथे नंबर पे आपका क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए चौथे भाग पर। तो ये 1 2 3 लिखा, बटे में सबके 4 लिख दो, और फिर बाद में इसको ऐसे कर। अब अगला टॉपिक हमारा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या कैसे ज्ञात करी जाए। जनरली हमने सीखा भी 4 से 7 के बीच की संख्या जो है तो वो कैसे होगी। अब आपको कोई पूछे 4 से 7 के बीच की संख्या, आप क्या बताएंगे? ये 4 से 7 के बीच में तो 5 आता है, 6 आता है। इसी प्रकार -2/5 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी होंगी? तो यहाँ पर दोनों के हम हर देखें तो दोनों के हर जो हैं वो असमान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनके हरों को क्या करेंगे? समान करेंगे। अब इनके हर को समान करने के हम इनका लसापा लेंगे। इसका लसापा जो है 5 और 2 का लसापा कितना आता है? 10 आता है। तो यहाँ -2/5 को हम हर समान करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो -2 × 2 यानी -4, 5 दूनी 10। यहाँ पर 1/2 को भी हर समान करेंगे, तो 1 × 5 यानी 5, 2 × 5 यानी 10। अब हमारे पास जो संख्या आई है ये, इसको हम क्या करेंगे? इनके बीच की संख्या ढूंढेंगे। -4/10 और -5/10 के बीच की संख्या कौन कौन सी? -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। यदि इनके बीच 10 संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अपने पास कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। अगर मान लो आपको ऐसा बोला जाता कि इनके बीच की 10 संख्याओं को ज्ञात करें, तो आप क्या करते? यहाँ पर हर जो हमने 10 बनाया उसको क्या करते? 20 बना देते। मतलब यहाँ पर हम 4 से गुणा करते तो 20 हो जाता। तो इसके बदले यहाँ पर 8 आई, 8 के बदले यहाँ पर कम से कम 16 संख्या आ जाती।
उन 16 में से आप किसी भी 20 संख्याओं को आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा होता है और आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। और आप वीडियो को देखें, बार बार समझें, फिर जैसा आपको ठीक लगे दोस्तों। और होमवर्क जो आपका दिया जा रहा है वो होमवर्क है ये, तो इस होमवर्क को आप लोगों को पूरा करना है। इसके नंबर आप लोगों को मिलेंगे। सो प्लीज़ आप लोग ये होमवर्क पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।